ठीक है भाई, 10th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। बहुत ही आसान चैप्टर है, आ जाओ। तो देखो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, इसका नाम पॉलिनोमियल क्यों है? पहले इसके वर्ड समझ लेते हैं। पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें मतलब जैसे पॉलीइथीन, बहुत सारे इथीन बनाते हैं, पॉलिस्टर, बहुत ज़्यादा पॉली। तो पॉली का मतलब यहाँ पर होता है मैनी। मैनी मतलब बहुत सारी चीज़ें। अब बहुत सारे नॉमियल्स है। नॉमियल्स का मतलब होता है वर्ड्स या फिर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, तो उसे कहते हैं नॉमियल। जैसे कि x हो गया, y हो गया, ऐसे करके जो होते हैं ये वाले। तो ये बहुत सारे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नॉमियल्स कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक, देखो पॉलिनोमियल्स के अंदर हम पढ़ेंगे पहले कुछ टर्म्स होती हैं वो समझ लेते हैं। जैसे एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या चीज होती है? वेरिएबल होता है जैसे हमारा x, y, z, w, t, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं मैथ के अंदर। मैथ्स में इक्वेशन यूज होगी x, y, z, ये सारी चीजें, तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल। इनके आगे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट भी कह देते हैं, और कभी कभी इसे कोफिशिएंट भी कहते हैं। जैसे कि कोई भी a, b, c हो गया, या फिर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कुछ भी हो सकती है ये, तो इसे कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट कहते हैं। इन दोनों को मर्ज करके वो बनाते हैं इक्वेशन। जैसे 3x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3 इसमें क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ये इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, इसे कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, कोफिशिएंट है। और x इसका क्या है? वेरिएबल है। ठीक, तो ये इसका कांस्टेंट वैल्यू है, ये इसका वेरिएबल है। वेरिएबल और कांस्टेंट दो अलग अलग चीजें, और दोनों को एक साथ मिक्सअप करके ऐसे लिखते हैं। इन दोनों का यूज करके अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो ये 3x² + 2 लिखा हुआ है, y + z ऐसे करके लिखा हुआ है, जिसमें x, y, z तीनों है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास x भी है, y भी है, z भी है। तो मतलब हमारे पास वेरिएबल में x, y, z है। तो वेरिएबल कितने हैं? तो वेरिएबल एक पर्टिकुलर चीज को बताता है। जैसे x है तो एक वेरिएबल हो गया, y है तो ये 2 वेरिएबल हो गया, z है तो 3 वेरिएबल हो गया। तो इस वेरिएबल की क्वांटिंग के हिसाब से, मतलब इसकी जो काउंट करेंगे जितना ये होंगे, उसी हिसाब से इसकी इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन देखो ऐसे, ये वाला मिटा देते हैं। इक्वेशन बनाते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहती है कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है, वेरिएबल लेते हैं पहले। वेरिएबल हमारे पास सिर्फ अगर x है या फिर कोई भी सिर्फ एक वेरिएबल है, तो उसे हम कहते हैं वन वेरिएबल। वन वेरिएबल इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर या तो हमारे पास सिर्फ x हो, सिर्फ y हो, फिर z हो, ऐसे करके। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ x ही हो, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पर, लेकिन सिर्फ एक ही होगा। जैसे ऐसे लिखा हुआ है 3x² + 2x + 1, तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ इसमें x आया, तो इसका मतलब ये क्या है? वन वेरिएबल है। अगर वो ऐसे लिख देता y² + y, तब भी ये वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है? y है। तो ये वन वेरिएबल ही है, ये भी वन वेरिएबल इक्वेशन है, ये भी वन वेरिएबल इक्वेशन है, क्योंकि दोनों में सिर्फ एक ही एक वेरिएबल आ रहा है। अगर इसी की जगह पे वेरिएबल टू वेरिएबल बनाता हूँ, टू वेरिएबल इक्वेशन बनाता, तो टू वेरिएबल इक्वेशन का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि जैसे 3x² + y है, तो इसमें x भी आ गया और y भी आ गया, तो दो टर्म्स आ गई। तो इसका मतलब क्या है? ये टू वेरिएबल है। अगर इसको ऐसे लिखते हैं y + 3z ऐसे करके, तब भी ये क्या है? ये टू वेरिएबल इक्वेशन है। तो टू वेरिएबल इक्वेशन का मतलब समझिए ऐसे करके। तो ये वेरिएबल्स की इक्वेशन है। ऐसे ही वो 3 वेरिएबल भी बना सकता है जब वो 3 ले आएगा। 3 वेरिएबल इक्वेशन, जैसे 4x² + 2y + 3z ऐसे करके। तो ये 3 वेरिएबल इक्वेशन हो गई, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स आ गई, x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। तो ये वेरिएबल्स का ऐसे करके बताते हैं कि वो कौन से कितने वेरिएबल की इक्वेशन है।
चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमें सिर्फ वन वेरिएबल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। टू वेरिएबल्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 3 के अंदर आएंगी और ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर है, और 3 वाली बहुत ही कम यूज होगी, वो बाद में देखेंगे। तो हमारा क्या है, ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर है, चैप्टर नंबर 2। तो इस बार अभी हमें पढ़ना क्या है, वेरिएबल 1, यानी वन वेरिएबल वाली इक्वेशंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो वन वेरिएबल इक्वेशंस के बारे लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल को अगर लिखते हैं हम, तो उसे ऐसे लिखा जाता है कि वन वेरिएबल इक्वेशन है। तो वन वेरिएबल इक्वेशन के बारे में तो आप समझ गए। अब उसके बाद एक चीज और पढ़ लेते हैं, पहले डिग्री। देखो, डिग्री जिसे हम पावर भी कहते हैं, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में इसे पावर कहते हैं कि 5 की पावर 4 ऐसे करके 6 की पावर, जैसे x की पावर 4 लिखा हुआ है या x की पावर 2 लिखा हुआ है, y की पावर 3 लिखा हुआ है। तो ये जो टर्म्स होती है, ये वाली जो सुपरस्क्रिप्ट्स होती है, ये हमारी क्या होती है, पावर होती है। इसी को हम पावर कहते हैं। अब देखो, अब इसी के हिसाब से हम इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कि ये पावर्स है, इसकी पावर्स के हिसाब से इसकी इक्वेशन का नाम पड़ता है। जैसे किसी की पावर अगर 1 है, जिसकी पावर क्या है, 1 है, सिर्फ 1 पावर है, जैसे 3x + 4 लिखा हुआ है, ये इक्वेशन है। तो इसके अंदर इसकी पावर कितनी है, 1, क्योंकि x के ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है, तो इसकी पावर 1 हो गई। तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो जिसकी पावर 1 है वो हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अगर इसी की जगह पे 3x की पावर 2 + 5 कर देते, तो ये क्या हो जाती, ये 2 वेरिएबल हो जाती है। 2 वेरिएबल करो, इसकी पावर 2 हो गई, तो ये लीनियर की वजह क्या हो जाती, क्वाड्रेटिक हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। क्वाड्रेटिक मतलब 2, जिसकी पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 4x की 3 + 5x + x², अगर ऐसे करके भी लिखा हुआ है, लेकिन हमें सबसे बड़ी पावर देखनी है, मतलब पावर कुछ भी हो, लेकिन जो लार्जेस्ट पावर होगी वही हमारी क्या होगी, पावर डिग्री मानी जाएगी। तो इसकी क्या हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन 1 पावर वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 पावर वाला, और क्यूबिक इक्वेशन 3 पावर वाला। ठीक, ऐसे करके हम पावर के बारे में फाइंड करेंगे। जैसे कि इसके कुछ क्वेश्चंस मतलब ट्राई करते हैं डिग्री या पावर के। जैसे मान लो इक्वेशन क्वेश्चन है सर, ये दे रखा है कि 3x की पावर 4 + 5x + x की पावर 2, और एक दे रखा है 3x की पावर 0 + 2x + x की पावर 4 और x की पावर 0 3, ठीक है, और 4x², ऐसे करके। तो देखो इसकी पावर या डिग्री क्या होगी, तो इस इक्वेशन की डिग्री होगी हमारी, इस इक्वेशन की डिग्री होगी हमारी 4। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है। इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर भी होगी हमारी 4, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4। इसकी क्या होगी, इसमें तो 0 हो गई, ठीक है, तो इसकी 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या है, जिस किसी की पावर ही 0 हो जाएगी, तो इसकी इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, 0, मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर ये नंबर ऐसे करके लिखा होता 3x, ठीक है, इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर कितनी होगी, इसके ऊपर क्या 2, इसकी कितनी होगी 1, क्योंकि अगर किसी नंबर के ऊपर कुछ नहीं होता तो उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो ये हमारी डिग्री होगी। तो हमने पढ़ा वेरिएबल्स के वेरिएबल की इक्वेशन के बारे में, डिग्री के बारे में, और पॉलिनोमियल जो चैप्टर पढ़ना है वो हमें इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है, मतलब डिग्री का भी यूज करना है और पावर का भी यूज करना है। तो हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक, इस चैप्टर का पूरा नाम बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक होगी, तो क्वाड्रेटिक मतलब उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, या फिर उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और वन वेरिएबल क्या होते थे हमारे, या तो उसमें सिर्फ x हो, या फिर सिर्फ y हो, या फिर सिर्फ z हो, मतलब कोई भी एक वेरिएबल हो, सिर्फ एक ही हो, दूसरे का यूज ना हो। तो हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो आ जाओ, अब डिग्री वगैरह निकालना सीख गए, वेरिएबल सीख गए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन के मतलब ट्राई करते हैं।
जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, लेते हैं हम क्वेश्चन 3x² प्लस क्वेश्चन लेते हैं, एक मिनट को क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन, चलो यही करते देखी जाएगी आपने। 2x² प्लस 7x प्लस 5x। ठीक है, देखो ये सवाल है, ये सवाल करते हैं। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x है तो मतलब ये वन वेरिएबल है, सिर्फ वन वेरिएबल, इसकी पावर 2 है तो मतलब ये क्वाड्रेटिक भी है। तो ऐसे करके वो एक इक्वेशन देगा और इसमें वो फाइंड करने के लिए बोलेगा हमें जीरोस। ये टर्म समझ लो, जीरोस। ये जीरोस का मतलब वो हमसे x के सॉल्यूशन पूछ रहा है कि x को अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व जीरो आना चाहिए, मतलब x की क्या वैल्यू रखेगी, ये पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, जैसे हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो ऐसा इक्वेशन देते ना, तो इसमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू रखनी है जिससे पूरा जीरो हो जाए। तो हमें वो x की वैल्यू निकालनी है, और इसको हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए थे। 9th क्लास में हमने इसको पढ़ा था, और जिसे हम इसे कहते थे क्या नाम था इसका, मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट, मिडल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या होता है, मिडल में से उसको तोड़ देना, फैक्टर कर देना उसके, वही मिडल टर्म स्प्लिट होता है। और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, सॉरी फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। मतलब जो सबसे बड़ी पावर होगी उसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद में दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। ठीक, ये कभी कभी डिस्टर्ब आती है तो इसको पहले सबसे बड़ी पावर वाले होते हैं, जो भी सबसे बड़ी पावर है उसको पहले लिख देना है, उससे फिर मतलब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिख देना है, ऐसे करके। तो ये इक्वेशन ये है, तो ये तो पहले से ही अरेंज है, मतलब 2x² प्लस 7x प्लस c या फिर 5, ये तो पहले से ही अरेंज है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसमें पहले जो क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन वो बनाएंगे कि हमें इसमें a की वैल्यू फाइंड करके बताओ, b की वैल्यू फाइंड करके बताओ, c की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो a के प्लेस पे क्या आ रहा है 2, b के प्लेस पे 7 और c के प्लेस पे 5, a b c, ये 3 टर्म्स हो गई। और इन 3 टर्म्स का मतलब हम इसमें से a b c फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये, a b c फाइंड करने का। उसके बाद क्या होता है, इसका मिडल टर्म स्प्लिट फाइंड करना, मतलब मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, इसका फैक्टर करके इसको करना है। तो ये a b c तो ऐसे निकाल लेते हैं सिंपल, या फिर इसको इधर साइड में कर लेते हैं। a = 2 बन जाएगा, b = 7 और c = 5 हो गया, ऐसे करके हो गया। तो देखो इसका फैक्टर करते हैं, तो हमें करना क्या है, इसमें होता है a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। वो ऐसा करो कि अगर हम a और c को प्लस करो चाहे माइनस करो, आंसर क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखो a और c को मल्टीप्लाई करो और a प्लस b चाहे माइनस करो, क्या आंसर आना चाहिए, b। a और c को मल्टीप्लाई करो और उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए जैसे a और c को प्लस माइनस करने पर b आता है। तो देखो a क्या है हमारा 2 और c कितना है हमारा 5। तो अगर 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब उसने पूछा है कि इन्हीं को 2 और 5 को यूज करके ऐसा नंबर बनाओ कि 7 आ जाए। तो ये तो सिंपल है कि 2 और प्लस 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो गया। तो देखो a प्लस c को प्लस करा तो b आ गया, a और c को मल्टीप्लाई करा तो 10 आया। ठीक है, और इन्हीं दोनों टर्म से हमने यूज करा। तो देखो इसका मतलब इसके फैक्टर बनेंगे 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 = 0, क्योंकि इस 7x और 2x, ये 5x लिखा हुआ है और ये 2x लिखा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7x हो जाएगा। मतलब ये वाली टर्म वैसी की वैसी, ये टर्म वैसी की वैसी, बस मिडल वाली को हमने तोड़ के तो फैक्टर बना दिए, और वो ऐसे करके। अब देखो इनमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखो इसमें से तो x कॉमन आ सकता है, क्योंकि ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है।
तो ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा 2x बचेगा, इधर क्या बचा प्लस का 5 बचा, क्योंकि हम तो x पहले बाहर लिया है। अब इसमें से क्या ले सकते हैं, इसमें तो कुछ भी बाहर नहीं है, तो मतलब 1 ले सकते हैं। ये वाली टर्म बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगी। ये दोनों कॉमन टर्म्स हैं, तो इन दोनों का एक ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे इनमें से। अब बचे कौन कौन से, x बचा एक और इधर बचा 1 बचा, तो ये 0 हो गया। इस तरह से क्या हो गया, इसके 2 निकल आए मल्टीप्लाई में। अब देखो इस पूरी टर्म को 0 के बराबर रख देना है, इस पूरी टर्म को 0 के बराबर रख देना है, मतलब 2x + 5 = 0 के बराबर रख देना है, x + 1 = 0 के बराबर रख देना है। इसको उधर ले जाएंगे तो 2x = -5 हो जाएगा, x = -5/2 आ गया, और इसको करेंगे तो x = -1, सिंपल सही है। तो यहाँ पर हमारी x की 2 वैल्यू निकली है, एक x की वैल्यू -5/2 और एक x की वैल्यू -1 निकली है। तो ये 2 हमारी x की वैल्यू हो गई। अब इन्हीं वैल्यू का ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, खत्म, सवाल यहीं पर खत्म। ठीक है, x की वैल्यू हमें सॉल्यूशन बोला था, जीरोस बोला था, हमने जीरोस निकाल दिए, तो इसके जीरोस क्या आए, x आए, ये इसके जीरोस। अगर यहाँ पर लिखे इसके कि इसके जीरोस है हमारे -5/2 है और -1 है, 2 जीरोस आए हैं इसके सिंपल से कि -5/2 और -1, ये हमारे जीरोस हो गए। तो इस तरह से हम इसको जीरोस को फाइंड करेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन सॉल्यूशन के साथ साथ स्कूल वाले बहुत चालाक होते हैं और बोर्ड वालों को उलझाना भी होता है, तो वो इसका वेरिफिकेशन पूछते हैं कि मतलब हमें प्रूफ करके दिखाओ कि तुमने सही करा या गलत करा है। तो इसका वेरिफिकेशन ऐसे होता है, इसके जीरोस हम लिख लेते हैं पहले इधर साइड में कि क्या है हमारा -5/2 और -1, ये 2 जीरोस है हमारे। इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से, मतलब इसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन करने के लिए दोबारा से यहाँ से कर देते हैं, हाँ यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो सॉल्यूशन है। अब उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन करते हैं इसका, वेरिफिकेशन। तो देखो वेरिफिकेशन का सबसे पहला तरीका होता है कि हम इसको करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब जो भी तुमने आंसर निकाले हैं, दो जो इसके जीरोस निकाले, सॉल्यूशन निकाले हैं, वो क्या होते हैं -b/a के बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारे सम्स, और इन सम्स को हम नाम देते हैं, पहली वैल्यू को हम बोल देते हैं अल्फा। अल्फा एक ग्रीक वर्ड है जिसको ग्रीक लैंग्वेज या फिर जो यूनानी देश होते हैं ना, वहाँ पे जो मैंने बोला था, इसको पहले वाले को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरे वाले को हमेशा बीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये 2 नाम्स होते हैं ऐसे करके। तो कोई भी अगर x की वैल्यू निकली है, इसे आगे पीछे भी कर दोगे या बदल भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो अल्फा होगा उसको 1 मान लो, जो बीटा है दूसरे नंबर को मान लो। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों को प्लस कर दो तो वो इसके बराबर होना चाहिए सम ऑफ जीरोस के लिए। ये वेरिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, 2 बार से वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस मतलब -b/a, तो ये हो गया -b/a। अब देखो अल्फा कितना है हमारा -5/2 है, और बीटा कितना है हमारा -1 है, और माइनस का माइनस b कितना है हमारा, हमने यहाँ पर b लिखा हुआ था, b कितना है हमारा 7, तो हमने लिख दिया 7। और a कितना है हमारा, a हमारा है 2, तो हमने लिख दिया 2 लिख दिया। इसको करेंगे तो -5/2 -1 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो -7 हो जाएगा। इसको करेंगे तो -7/2 हो गया। इसको एलसीएम लेके करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा -5 -2, तो इधर क्या हो जाएगा -7/2, और ये भी -7/2। इसका मतलब हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, तो मतलब हमने जो प्रूव करा है वो सही है। तो ये पहला पार्ट है सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए, जिसके हम अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू रख के, और ये वाले मतलब इस तरह से एक इक्वेशन ही समझ लो इसको कि सम ऑफ जीरोस के लिए क्या है, ये इक्वेशन है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है -b/a होता है। अब दूसरे स्टेप में इसका क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब उसके बाद दूसरे वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं हम, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, इनको अल्फा इंटू बीटा कर देना है। इसका होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, और a की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है। अल्फा की वैल्यू -5/2 है, और बीटा की वैल्यू -1 है। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे बचा 2, और ये क्या हो गया 5/2। तो इसका मतलब LHS और RHS फिर हमारा क्या हो गया
बराबर हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड वाला वेरिफिकेशन है वो भी सही है। तो कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन सॉल्व करने के बाद उसे वेरीफाई करने के लिए बोलता है, तो इसका मतलब उसे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 बार करके हमें दिखाना होगा, और वो हमने दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, चैप्टर नंबर सेकंड का इस जो हमने इंट्रोडक्ट करा, ये इंट्रो, इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2.2 हो जाती है, ये 2.2 क्लियर हो जाती है इसके अंदर से। 2.1 में सिर्फ ग्राफ है, वो अभी हम कल जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसी के साथ कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।